जय हिंद दोस्तों। मैं दिलीप कुमार, दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक हम हल कर दिए थे। अब आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, इसको हमको जांच करना है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज को जांच करने के लिए दिमाग में देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, यदि समबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का जांच करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग ध्यान देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज, ये 3 तरह का त्रिभुज यहाँ देखेंगे बाहु के मतलब भुजा के अनुसार। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होगा, और 2 भुजा जब बराबर हो जाएगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो 2 भुजा बराबर होगा तो कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे जानेंगे कि कैसे होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डाटा बनाएंगे। डाटा कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कल बताए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओ बिंदु पर इंसेक्ट करेगा तो इसको हम लोग ऑरिजिन या मूल बिंदु बोलेंगे। अब समझना है यहाँ पर कि ये 3 बिंदु जो दिया हुआ है, 3 निर्देशांक जो दिया हुआ है, वो इस डाटा में कहाँ पर रहेगा। तो पहले उसको हम लोग देख लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग 3 भुजाएं क्लियर करेंगे। और 3 भुजा जब क्लियर करेंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा 3 बिंदु से। अब सोचना है कि 5 - 2 है। अब 5 - 2 जब रहेगा तो 5 - 2 कहीं पर देख लेंगे कि 5 - 2 ये चतुर्थ पाद में आएगा। तो 5 और -2 एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु हो जाएगा 6 और 4। तो 6 और 4, 6 पॉजिटिव है और 4 ऊपर की ओर जाएगा, तो ये 6 और 4 ये 2 बिंदु हो गया सर। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। और तीसरा बिंदु है 7 - 2। तो तीसरा बिंदु 7 और -2, तो 7 इसका मतलब है कि थोड़ा आगे आएगा तो 7 और 2 कहीं पर होगा, इस तरह से आएगा 7 और -2। अब देखना है सर, इसको हम लोग सी बिंदु मान लिए। अब देखना है कि ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं। तो 3 बिंदु है। अब सब तीनों जो बिंदु है, ये तीनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब मिला लेंगे तो देखिए सर, ए से बी को मिलाएं तो एक भुजा तैयार है यहाँ, और दूसरा ए से सी मिलाएंगे 2 भुजा हो गया, और बी से सी मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज हम लोग भरवली इसी तरह से बनाए हैं, ऐसा नहीं कि स्केल प्रकार इस तरह से नहीं, ऐसे हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। उसके बाद ए सी का मान निकालेंगे। उसके बाद हम लोग बी सी का मान निकालेंगे। अब इसमें मान जो निकालेंगे, अब इसमें ये देखना है हम लोग को कि आखिर हमको सिद्ध क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या होगा कि 2 भुजा बराबर आना चाहिए। जब 2 भुजा बराबर आ जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज। यदि तीनों भुजा बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। कोई भुजा बराबर आपस में नहीं रहेगा तो कहेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकाल लेते हैं। देखो सर, यहाँ पर ए बी निकालें। अब सबका पहले नाम दीजिए सर, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह से, या x2 ऊपर ले लेंगे, x2 y2 और यहाँ पर x3 और y3 कर देंगे। इस तरह से सर तीनों निर्देशांक का हम लोग मान दे दिए। अब मान देने के बाद क्या करेंगे कि एक प्रत्येक को अलग अलग इंडिविजुअल निकालेंगे। इंडिविजुअल निकालेंगे तो सबका इकाई कुछ ना कुछ आएगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि यदि कोई भी भुजा आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग को जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो कैसे शीर्ष होगा कि नहीं होगा, ये डिस्टेंस फार्मूला से वो दोनों का, तीनों का इकाई निकालेंगे, उसके बाद होगा। अब देखेंगे यहाँ सब डिस्टेंस फार्मूला से, यदि ए बी हम लोग निकालते हैं तो ए बी के लिए सूत्र होगा अंडर रूट x1 - x2, x1 - x2 के होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा सर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ समझना है। अब x1 और x2 का मान जो हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर देखिए, तो सबका मान यहाँ पर पुट कीजिए सर। x1 का मान क्या है, 5 है, यहाँ पर मान हम लोग देंगे 5। x2 का मान कितना है, 6 है, तो इसका मान 6 देंगे। अब देखना
अब y1 का मान कितना है -2। अब देखिए इसको कर्ली ब्रैकेट में मंझोली कोष्ठक जिसको बोलते हैं इसको घेर के लिखेंगे और माइनस y2 का मान कितना है 4। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट में ही तो इसको इस तरह से अंडर रूट कर देंगे। अब आगे देखेंगे अब 5 में से यहाँ देखिए 6 में से 5 जाएगा तो -1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको -6 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए सर ये 1 हो जाएगा, 6 को गुना करेंगे 6 से 6 36 अंडर रूट करेंगे। कहने का मतलब कि अंडर रूट 37 इकाई, अंडर रूट 37 इकाई। तो ए बी का मान निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब ए सी का मान निकालना है, ए सी का निकालिए, बी सी का निकालना है, बी सी का निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो बी सी का मान यदि हम निकालते हैं तो इसका सूत्र फिर लिखेंगे सर कि x2 - x3 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y3 के होल स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए सर कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि y2 और y3 का मान जो है 6 - 7 करेंगे, 6 - 7 के होल स्क्वायर। अब देखिए y2 का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब y3 का मान कितना है -2, तो माइनस लिखेंगे, लेकिन माइनस घेर के लिखेंगे क्योंकि माइनस अपने साइन को, आगे वाले साइन को चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस यहाँ 4 और माइनस माइनस प्लस तो 6 हो जाएगा, तो 6 के होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पर देख लेंगे सर कि 1 और ये 36 तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 1 + 36 अंडर रूट 37, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे इकाई लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सर, यहीं पर देख लें कि ए बी बराबर कितना मान आ रहा है अंडर रूट 37, अब बी सी का भी मान अंडर रूट 37। अब थर्ड जो है उसका भी मान निकाल लेते हैं सर। अब थर्ड का जैसे ए सी का मान निकालते हैं, तो ए सी का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर फिर इसका सूत्र है x1 - x3, x1 - x3, x1 - x3 के होल स्क्वायर, अब प्लस y1 - y3 के होल स्क्वायर। अब सबका मान दे दीजिए। अब देखिए x1 का मान कितना आ रहा है 5 और x3 का मान कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 7 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे कि -2 और y3 का मान भी -2 आ रहा है, तो माइनस इधर कर देंगे सर -2, इस सब का होल स्क्वायर। कोई समझने में दिक्कत सर? देख लेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर देख लेंगे सर कि यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो माइनस तो पहले -2 लिखिए, लेकिन माइनस सूत्र में है, और उसके बाद -2 है तो इसको घेर के लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो वो तो 0 हो जाएगा सर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका देखो माइनस माइनस प्लस है 2, ये 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। समझना इसको, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये 0 है। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 बराबर ये 2 इकाई। तो AC का मान क्या आ गया 2 इकाई आ गया। तो देखना है सर कि हम समद्विबाहु त्रिभुज निकालने चले हैं, कि ये पूछा जा रहा है कि जांच करके बताइए कि ये बिंदु जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज का है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि दो भुजा AB और AC, तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB, यहाँ लिखिए कि चूंकि AB बराबर AB बराबर BC, AB और बराबर BC, AB और BC आपस में क्या है बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल AC। AB और BC बराबर है लेकिन AC बराबर नहीं है, तो हमको तीनों भुजा बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि तीनों निर्देशांक जो है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें कि जब दो नियम है कि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण बराबर होगा, जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर। जब विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होता उसका कोई कोण भी बराबर नहीं होता, ये बात को क्लियर करके रखना है। तो इसलिए लिखेंगे कि इसलिए कि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि इसका आंसर यस में होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। तो ये एक बार फिर दिमाग लगा के रिवीजन कर लीजिए, इसको एक बार समझना है। इस तरह से तीनों बिंदु है, तीनों बिंदु के इस तरह से हम लोग त्रिभुज के रूप में ले आए हैं। अब इसमें देखना है सर कि अभी तो हम एक मैथ से बताए हैं
लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कैसे। मान के चलिए कि अभी आपको बोला जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि समबाहु त्रिभुज, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि सम या विषमबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो बना रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए और विषमबाहु त्रिभुज के लिए, ये तीनों त्रिभुज के लिए बनाने का तरीका एक ही है। आ रही समझ में बात? ये दिमाग में रखना है कि ये तीनों त्रिभुज जो है उसके बनाने का तरीका एक ही है। अब समझना है सर, यदि दो भुजा बराबर आ गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि तीनों भुजा, यदि मान के चलिए यहाँ पर कि √37 और यहाँ पर √37 आ गया दो भुजा का, और तीसरा भुजा भी √37 आ जाता तो समबाहु त्रिभुज हो जाता। क्लियर? यदि सपोज कीजिए कि मान के चलिए कि यहाँ पर √37 है और यहाँ पर रूट मान लो 35 आ जाता और यहाँ पर 2 आ गया, तो तीनों का अलग अलग मान आ गया तो भी समबाहु त्रिभुज को क्लियर करेगा। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। आप इसको समझ लीजिए और थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इस तरह से देखेंगे कि अब इसमें 4 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए हैं। अब 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप खुद बनाइए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको बताना है। और 7 नंबर क्वेश्चन एक अलग तरीका का है। देखिए कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्स पर मतलब एक्स एक्सिस, एक्सिस बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में, ऐसे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें या वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझते हैं? समदूरस्थ का मतलब होता है कि दो बिंदु के बीच, जैसे दो एक ऐसे मान के चलिए, पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्सिस बना रहे हैं इससे आप ज्यादा समझिएगा। एक्स एक्सिस बनाए, बच्चों ध्यान देना है कि जो भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाए तो उस बिंदु को सबसे पहले कोशिश करना है, यदि इंटीजर के रूप में है 2, 5, 10, 8 इस तरह से जो इंटीजर के रूप में है, उसमें आपको कोशिश करना है ये कि हम ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है इस पर रिप्रेजेंट करने का कोशिश करना है। ये नहीं सोचना है कि जैसे तैसे लिख दिया बोर्ड पर उस तरह से बना लेना। कोशिश हमको ये करना है कि इसको कैसे पहले हम ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। यदि आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा तो मैक्सिमम चांस है कि 40% अंडरस्टूड आप खुद हो जाओगे कि हमको कैसे बनाना है। ये आप जो बना रहे हो तो उसमें खुद ब खुद आपको ऐसा लगेगा कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पर, तो इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। आप बना रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जो है बिंदु कहाँ पर आएगा। वो अभी पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि साइन से निर्देशांक जो होगा वो कहाँ जाएगा। तो ये सारी बात को ध्यान में रखना है। अब समझना है बच्चों की, देखिए यहाँ पर दो बिंदु है हमारे, थोड़ा सा हम आपका समय 2 मिनट लेंगे, आप इस बात को समझिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दो बिंदु हमारे पास है और दो बिंदु है। यदि कोई आदमी या कोई स्टूडेंट या कोई टीचर आपसे पूछ ले कि ऐसा बताओ बच्चों कि ये जो बिंदु है 2 और -5 ये किस निर्देशांक का है, सॉरी ये किस पाद का है। तो अब ये किस पाद का है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2 और -5 है। अभी 2 और -5 है तो आप समझ जाओगे। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर x और -y रहेगा। अब समझना है कि कैसे हम कहाँ पर, ये 4 पाद है, अब ये 4 पाद में ये कहाँ रहेगा। तो उसमें समझना है क्या कि यहाँ 2, 5, 10, 20, 50 है, हाथी घोड़ा है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब हमको साइन से है। तो 2 के आगे साइन क्या है? प्लस है। 5 के आगे साइन क्या है? माइनस है। तो प्लस और माइनस से हम उस पर कंसीडर करेंगे कि ये किस पाद में आएगा। तो 2 और -5 यहाँ पर आ रहा है, तो 2 के साथ है प्लस और 5 के साथ है माइनस। तो देखेंगे कि जब भी हम प्लस में आएंगे तो एक्स एक्सिस पर पहले आएंगे पॉजिटिव एरिया में, तो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एरिया में आएंगे। और आपको पिछले क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे कि जब माइनस आएगा, जब प्लस आएगा तो ऊपर जाएगा। और ऐसे भी नॉर्मली आप सोच सकते हैं कि कोई भी चीज का है, यदि आप कर्ज लेते हैं तो आप क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। आप ज्यादा कमाते हैं पैसा तो आप इंक्रीज करते हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऐसे नॉर्मली हम लोग अपने फैमिली या अपने जीवन यापन करने में भी सोचते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव होता क्या है। तो ऐसे भी सोचना है कि जब हम पॉजिटिव होंगे तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे, जब हम नेगेटिव होंगे तो एक्स एक्सिस से नीचे आएंगे। तो ये एरिया आपका बटा हुआ है। तो ये नॉर्मल चीज है सर, ये समझने के लिए कि साइन के आधार पर हम चारों पाद में कौन सा पाद में रहेंगे। तो यहाँ पर सर पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस है तो पहले एक्स एक्सिस पर आएंगे और दूसरे में माइनस है तो नीचे आएंगे।
तो पहले जाएंगे राइट साइड और उसके बाद नीचे आए, इसका मतलब चतुर्थ पाद में आ जाए। तो देख लेंगे सर, इसका करेंगे 2 और कहीं पर -5, कहीं पर एक मान लेते हैं सर। तो क्या है सर, 2 और -5। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आना जरूरी है। अब होता क्या है कि अब ये रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहा, आप बार बार करें सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं या तो आप में कमी है, नहीं तो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरे ढंग से आपको बताए नहीं है। तो हमारे चैनल पर आके और ये सब सारी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं, एकदम नॉर्मली। खेल खेल में हम लोग को मैथ को समझ लेना, और स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे मैथ गलत हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा जब देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पर एक एवरेज समय दिया जाता है कि आप 5 मिनट में आप पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन को बनाना है तो 5 मिनट में दे रहा है, 2 मिनट दे रहा है, तो इस तरह से हम लोग करें। तो दूसरा पॉइंट क्या है सर, -2 और 9। तो -2 निगेटिव एरिया लेफ्ट साइड में आएगा, तो एक्स कंप्लीमेंट बोलते हैं या बाई एक्सिस है, और आपको बताया था कि बाई डॉट करेंगे और एक दोनों कटेगा, वहां पर ऑरिजिन होगा। अब देखिए सर, यहाँ पर है कितना, -2 और 9 है, तो -2 लेफ्ट साइड में आएगा और 9 जो है वहां पॉजिटिव है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि डिक्रीज ना करके इंक्रीज करेगा, तो पहले तो डिक्रीज कर दिया -2, अब 9 जो है इंक्रीज करेगा, तो 9 कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं होगा। ये तो कोई ग्राफ कॉपी नहीं है जो एग्जैक्ट बताया जा रहा है, एक नॉर्मली अनुमान से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कि -2 और 9। अब हमारे पास 2 बिंदु, अब किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमको मिनिमम कम से कम 2 बिंदु चाहिए, मैक्सिमम आप जितना भी है। आप जानते हैं कि कोई भी लाइन का जो निर्माण होता है बिंदुओं के समूह से होता है, तो लाइन का निर्माण जो बिंदुओं के समूह से होता है, और ये समूह को पता लगाना असंभव है, क्योंकि ये समूह को हम लोग बिंदुओं में इनफाइनाइट के रूप में जानते हैं कि अनंत बिंदुओं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बिंदु को दूसरे बिंदु से मिला देंगे। सॉरी, थोड़ा सा लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब एक बिंदु को दूसरे बिंदु से हम मिलाते हैं, और दूसरे बिंदु से मिलाते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं, और इसका नाम, सब इसका नाम ऐसा करते हैं कि इसका नाम पी दे देते हैं और इसका नाम आर दे देते हैं। अब देखना है सर, अब दोनों निर्देशांक है, अब दोनों निर्देशांक है तो दोनों निर्देशांक के बारे में से दोनों का नाम भी देना है। तो इसका नाम दे देते हैं x1, इसका नाम देते हैं y1, इसी तरह से इसका नाम दे देते हैं x2 है, इसका नाम दे देते हैं y2। अब समझना है सर, हमको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो ये दोनों बिंदु को समदूरस्थ। कहने का मतलब क्या, सपोज कीजिए सर कि हमारे एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कट रहा है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स का कुछ ना कुछ, देखिए अब समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम थोड़ा फिर समझ लेंगे। यहाँ पर देखना है सर कि एक्स एक्सिस पर एक्स का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाई एक्सिस पर यहाँ पर समझिएगा कि एक्स एक्सिस अपोजिट सोचना है, एक्स एक्सिस पर बाई का मान 0 होता है, एक्स एक्सिस पर एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा लेकिन बाई का मान 0 होगा। उसी तरह से बाई एक्सिस पर x का मान 0 होता है, तो x एक्सिस पर बाई अपोजिट सोचना है कि x एक्सिस पर बाई का मान 0 होगा, बाई एक्सिस पर x का मान 0 होगा। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर x का कुछ ना कुछ मान होगा जो हमारे पास नहीं है, वो निकालना है, उसी को फाइंड करना है हम लोग को। तो x का मान कुछ ना कुछ होगा तो हम x ही मान लेते हैं। अब बाई का मान हम बताए कि आपको 0 होगा, ये निर्देशांक मिल गया। इस निर्देशांक को पी आर के जगह पर अब हम लोग यहाँ पर इसका मान q दे देते हैं। अब समझिएगा सर, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, और इसका नाम हम लोग x3 और y3 दे दें, x3 और y3। अब कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि PQ बराबर होगा QR का, PQ बराबर होगा किसका, QR का, क्योंकि क्वेश्चन खुद कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर कौन सा बिंदु है सर, Q, तो P और Q एक लाइन हो गया और Q और R एक हो गया। आइए दोनों के बारे में बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि समदूरस्थ है। अब दोनों का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो देखेंगे सर कि PQ का डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। देखिए यहाँ समझिएगा सर, x1 माइनस x3 फार्मूला हम लोग जो भी है डिस्टेंस फार्मूला एक याद कर लेते हैं, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन अब यहाँ पर x2, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x3 है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब अलग टाइप का हो जाएगा फार्मूला। फार्मूला को बनाने के लिए सीखना है, फार्मूला एक याद करना है लेकिन उसी पर सब फार्मूला को सेट करना है। तो x1 माइनस x3 समझिएगा। जहां पर आप लोग को परेशानी होगा वहां पर आप हमको बताएंगे
कि यहाँ पर सर दिक्कत हो रहा है, x1 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 के होल स्क्वायर। अब समझना बच्चों कि PQ का जैसे हम लोग P और Q के लिए लिखे उसी तरह QR का लिखेंगे, फिर अंडर रूट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सर अंडर रूट फिर लिखेंगे, तो अंडर रूट लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे सर, आप देखो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इससे इसको भी घटा सकते हैं, इससे इसको भी घटा सकते हैं। अंतर इसलिए नहीं होता है कि हाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं रहता तो अंतर हो जाता। तो कभी भी हम जानते हैं कि होल स्क्वायर रहेगा तो निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। तो अब समझ रहे हैं यहाँ पर कि x2 माइनस x3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए सर y2 माइनस y3 y प्लस y2 माइनस y3 यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। अब समझिएगा सर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। हम लोग को क्या करना है कि यदि किसी का मान निकालना है तो रूट सबसे पहले रूट हटाना है, लेकिन रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा सर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। सीबीएसई वाले बच्चा बोथ साइड स्क्वायरिंग, सीबीएसई या बिहार बोर्ड ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ में हल्का फुल्का लिटरेचर होता है जो आप लोग समझते हैं। ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे भी तो हिंदी में आपको समझना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट को हटा लेते हैं, फिर मान सेट करेंगे। तो x माइनस 1 माइनस x3 यहाँ पर देखिए स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 के होल स्क्वायर बराबर क्या करना है सर, अंडर रूट x2 माइनस x3 होल स्क्वायर y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग का मतलब पूरा स्क्वायर, पूरा का पूरा स्क्वायर। जैसे स्क्वायरिंग किए तो क्या हो गया कि अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी खत्म ये भी खत्म। यहाँ पर लिखेंगे सर x1 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 के होल स्क्वायर बराबर। इसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 के होल स्क्वायर। अब समझना है सर, जब हमारे पास सारी बातें आ गई है और जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सबका मान हम लोग को मालूम है, तो सबका मान मालूम है, सबका मान देंगे। x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 देंगे। यहाँ पर माइनस है तो x3 का मान कितना है सर, यहाँ x है तो x लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस। देखिए सर y1 का मान कितना है, माइनस घेर के लिखेंगे -5 माइनस y3 का मान यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर 0 लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर। और x2 का मान कितना है सर, x2 का मान यहाँ पर -2 है, -2 देंगे। माइनस x3 का मान कितना है, x3 का मान x है, x लेंगे होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, यहाँ पर y2 का मान 9 है तो 9 देंगे। y3 का मान कितना है, 0 है तो 0 देंगे। इस तरह से सबका मान हम लोग सेट करेंगे। a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम सेट करेंगे सर कि 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 a के जगह पर 2 b के जगह पर x प्लस x का स्क्वायर। अब ये देखिए सर यहाँ पर माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेट करेंगे सर, देखिए यहाँ पर समझना है सर कि दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर सेट करेंगे। इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे +2 a के जगह पर 2 b के जगह पर x प्लस x स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का माइनस कॉमन लेंगे, होल स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 9 9 81। अब समझना है सर, बहुत ही आसान है सर। राइट साइड में देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए सर यहाँ 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आप इसको 2 2 4 2 2 4 ऐसे करके आप इधर लाइएगा तो प्लस माइनस रहेगा तो वो कट जाएगा। x स्क्वायर यहाँ प्लस इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाइए सर, अब आप 10th में पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए सर, ऐसा नहीं कि हर बात को इधर ला के सीखना है। तो -2 दूनी 4x कितना हो जाएगा सर, यहाँ 25 इसका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 81। अब समझना है कि 4x हो जाएगा। अब समझना है हम लोग को कि -4x प्लस, यहाँ देखिएगा सब x को एक तरफ ले आइए, ये 4x ये 81 है। अब देखेंगे इधर आएगा तो -25। अब यहाँ पर देखिए सर ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 8x और फिर ये 81 और इसमें आ जाएगा 25, इसको घटा दीजिए सर 81 में से 25 को घटाइए,
कितना हो जाएगा 11, तो 11 में से ये 6 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। अब देखेंगे सर ये 56 हो गया, तो 8 सते 56 7 बार। अब देखिए सर इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। अब समझना है सर हम लोग के पास में क्या हो गया सर, x का वैल्यू -7 आ गया, लेकिन यहाँ y का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 था। अब ये जो आपका q का निर्देशांक हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देखिए सर थोड़ा सा जगह, इसलिए x का q का निर्देशांक, इसलिए q का निर्देशांक क्या सर, x और 0। x और 0 है तो निर्देशांक क्या होगा, तो -7, x का -7 और 0, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। फिर एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्वेश्चन करा कि x अक्ष के लिए बिंदु बताना है जो दोनों के लिए क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ रहेगा तो इस तरह से हम लोग दोनों करेंगे, और जहां पर x एक्सिस पर इंसेक्ट करेगा वो x अक्ष पर x का मान कुछ ना कुछ होगा और y का मान 0 होगा। समदूरस्थ का मतलब कि दोनों के लिए हम बराबर कर लेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु से दोनों लाइन को बराबर कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और बोथ साइड स्क्वायरिंग करके इसका रूट खत्म करेंगे। और ये सारी बातें आपको दिया हुआ, इस तरह से कैलकुलेशन करके हम लोग x एक्सिस पर थोड़ा सा, लेकिन आप समझ लेंगे। इसमें समझना है कि यहाँ पर तो क्वेश्चन दे रहा है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आ जाए कि y अक्ष पर ज्ञात करना है। तो जब y अक्ष पर ज्ञात करेंगे तो जिस तरह से x अक्ष पर x का कुछ ना कुछ मान होगा और y का मान 0 होगा, उसी तरह y अक्ष पर y का मान कुछ ना कुछ होगा और x का मान 0 होगा। तो ये कोई मैटर नहीं बनता है कि x अक्ष है या y अक्ष है। यदि x अक्ष पर हमको कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाता है और हमको आ जाता है तो y अक्ष पर भी हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये सब बातें हैं, क्लियर हो रहा है। और इसी तरह से आगे फिर आपको बनाना है, इसमें आप 7 पॉइंट इसमें है 8 नंबर क्वेश्चन में y एक्सिस पर आपका मान वैल्यू निकालना है जो आपको बनाना है। और इस तरह से 2 हिसाब और है जो आपको होमवर्क के रूप में हम आपको देंगे, जो आगे वाले क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वो कमेंट्स में हमारे कम से कम ये पूरा क्वेश्चन बना के तो नहीं, कम से कम आंसर जरूर कमेंट्स में लिखिए कि हाँ इतना आपका है। ये होमवर्क आपका रहा 7.1, और जो छूटे हुए कुछ क्वेश्चन है उसके अगले क्लास में हम आपको बता देंगे, ये ध्यान में आपको देना है। और फिर इसी तरह से हम फिर कल आपको क्लास लेके आएंगे जो 7 के बाद आप जो भी क्वेश्चन बचा हुआ 7.1 का वो हम बता देंगे आपको। और होमवर्क जो कंटिन्यू आपको देते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और थोड़ा सा शेयर कीजिए, दिलीप सर को हेल्प कीजिए, अभी आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और इसी तरह से हम आपकी सहायता करते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।